हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमको एजुकेशन। मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सुर डायनेस्टी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो हुमायूं था किस तरह से उसको भारत छोड़कर जाना पड़ा था, क्योंकि उसके खुद के जो भाई होते हैं वो उसका साथ नहीं देते हैं। और इस वजह से जो कहीं ना कहीं जो सुर डायनेस्टी थी उसको स्टैब्लिश होने का एक मौका मिल गया था। जो इसमें शेर शाह सूरी था वो अपने आप में ना केवल ब्रेव बल्कि एक एफिशिएंट रूलर था जो पूरे नॉर्दर्न इंडिया को कंसोलिडेट कर पाया और उसने यहाँ से हुमायूं को बाहर निकाल दिया। तो आज हम एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे किस तरह से जो शेर शाह सूरी था उसने हुमायूं को यहाँ से निकाल देने के बाद किस तरह जो सुर डायनेस्टी थी उसको यहाँ पर स्टैब्लिश किया, उसका क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। एक एक करके सारी चीज़ों को जानेंगे हम, जितनी भी सुर डायनेस्टी से रिलेटेड है। एग्जाम आप जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट भी हो, तब भी जो ये टॉपिक है ये आपकी हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपका जो हिस्ट्री का जो बेस है सुर डायनेस्टी को लेके वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अर्ली लाइफ की बात करें तो उसका जो शुरुआती जो नाम था बचपन का वो था फरीद। बाद में चल के इसको शेरशाह के नाम से जाना जाता है और सुर डायनेस्टी का फाउंडर इसको इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, ओरिजिनल नाम मैंने आपको बताई है। जो फरीद खान है वो इनका अपना ओरिजिनल नाम होता है। ये सन होते हैं हसन खान के, और जो हसन खान है इनके फादर वो उस समय बिहार में जो सासाराम में एक जागीरदार की तरह काम करते हैं। और किसके अंडर करते हैं? जमाल खान के अंडर काम करते हैं। जमाल खान इनके फादर के साथ साथ जो फरीद था उनसे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। और फरीद ने अपनी जो 3 साल जो शुरुआत की जो पढ़ाई थी जौनपुर में ही की थी, जिसमें उन्होंने अरेबिक लैंग्वेज को सीखा और पर्शियन लैंग्वेज को सीखा। ठीक है, और अपनी इन्हीं काबिलियत से उन्होंने जमाल खान को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया। जमाल खान कौन थे? उनके फादर के मास्टर थे। ठीक है, जिन्होंने उनके फादर को जागीर सौंप रखी थी बिहार में सासाराम की। तो मैंने आपको बता दिया शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था, उसका अपना ओरिजिनल नाम फरीद था। 3 साल जौनपुर में रह के पढ़ाई करता है वो अरेबिक की और पर्शियन की। ठीक है, और इसी वजह से जो जमाल खान होते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और उसकी फादर की डेथ के बाद फरीद खान की डेथ के बाद, सॉरी, फादर की डेथ के बाद हसन खान की, अब जो काम उसके फादर संभाल रहे थे अब वो काम किसको मिल जाता है? फरीद को मिल जाता है, मतलब शेर खां को मिल जाता है। आगे देखते हैं। अब देखिए जो शेर शाह सूरी थे, अगर शुरुआत की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया अपनी सर्विसेज वो जमाल खान को प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन अब वो आगे और थोड़ा अपनी पावर को बढ़ाने के लिए वो अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं बहार खान लोहानी को। बहार खान लोहानी उस समय मास्टर था साउथ बिहार का। तो यहाँ पर ये काफ़ी साल रह के जो बहार खान लोनी होता है इनके अंडर रह के काम करते हैं। उसके बाद फिर ये आगरा भी जाते हैं, जो वहाँ पर बाबर की अंदर भी सर्विस अपनी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो जमाल खान थे उनके अंडर रह के अपनी सर्विस प्रोवाइड करी, उसके बाद फिर बहार खान लोहानी के अंदर रह के अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करी, और आप चले गए बाबर के पास। तो बाबर के लिए भी कुछ टाइम तक ये काम करते हैं। बाबर के साथ ये चंदेरी के युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं और मेदनी राय को हरा देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब बैटल ऑफ घाघरा होती है तो यहाँ पर एक चेंज देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो शेर शाह होता है वो बाबर के साथ ना लड़के बल्कि जो बाबर जिनके खिलाफ लड़ रहा था उनके साथ देता है। क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ घाघरा बाबर और अफगानियों के बीच में थी, और जो शेर शाह था वो खुद भी एक अफगान था। तो इसीलिए उसने यहाँ पर बाबर का साथ छोड़ के बैटल ऑफ घाघरा में जो अफगान रूलर्स थे उनका साथ दिया। लेकिन यहाँ पर वो इस बैटल को हार गया और बाबर यहाँ पर जीत गया था। आगे देखिए, जब साउथ बिहार के जो मास्टर बहार खान लोनी होते हैं इनकी डेथ हो जाती है 1528 में, तो जो इनकी वाइफ होती है दुदू, वो शेर खान को अपॉइंट कर लेती है एज अ असिस्टेंट अपने छोटे से बेटे के लिए, जलाल खान के लिए। जलाल खान किसका बेटा था? बहार खान लोहानी का बेटा था। ठीक है, तो इनकी जो मदर होती है जलाल खान की, दुदू, ठीक है, या बहार खान की जो वाइफ होती है वो शेर खान को बोलती है कि वो उनके बेटे का असिस्टेंट बन जाए, क्योंकि बेटा बहुत छोटा होता है। आगे चल के फिर जो शेर शाह होता है वो बहार खान लोहानी की जो वाइफ होती है, बेगम होती है दुदू, उनसे शादी भी कर लेता है। और यहाँ पर अब उसके पास पावर आ जाती है बिहार की। लेकिन ये देखकर जो जलाल खान होता है उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनकी जो माँ थी उन्होंने शेर खान से शादी कर ली थी, क्योंकि सारी पावर किसके हाथ में पहुंच गई थी? शेर खान के हाथ में पहुंच गई थी। तो जब ये बात इनके बेटे को समझ आती है जलाल खान को, तो ये चला जाता है बंगाल में नुसरत शाह के पास। नुसरत शाह उस समय बंगाल का रूलर होता है, तो जलाल खान मदद मांगने के लिए नुसरत शाह के पास चला जाता है। लेकिन जो शेर शाह होता है वो सबसे पहले तो नुसरत शाह को ही हराता है, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये दोनों मिल गए तो हो सकता है कल को या आज मुझ पर कभी भी हमला बोल सकते हैं। तो इसलिए वो सबसे पहले नुसरत शाह को अटैक करता है। 1530 में क्या होता है, जो शेर शाह होता है वो एक शादी और करता है, और इस बार शादी करता है वो लाड मलिका से। लाड मलिका कौन होती है? ये भी एक विधवा होती है ताज खान की। और ताज खान कौन था? रूलर था चुनार फोर्ट का। मैंने आपको बताया था किस तरह से हुमायूं ने चुनार फोर्ट को पूरे 4 महीने तक घेर लिया था और उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला था, बाद में एक पीसफुल ट्रीटी हो गई थी। तो यहाँ पर जो ताज खान की जो विडो होती है उससे भी शेर खान शादी कर लेता है।
देखिए बैटल ऑफ दोहरिया, ठीक है, ये बैटल होती है हुमायूं और शेर शाह के बीच में होती है 1532 में। रिजल्ट कोई ज़्यादा इसका खर्च खास निकलता नहीं है, क्योंकि शेर शाह और हुमायूं के बीच में यहाँ पर ट्रीटी हो जाती है, जो हुमायूं उस फोर्ट को चारों तरफ से हम कह सकते हैं एक कवर कर लेता है, ठीक है। और ट्रीटी में जो शेर शाह होता है वो क्या बोलता है कि वो अब उसका वेसल बन जाएगा हुमायूं का, और साथ में उसे 500 सोल्जर्स भी देता है, ठीक है, अपने बेटे के साथ, कि ठीक है आप यहाँ से अब ये घेराबंदी हटा लीजिए, मैं क्या करता हूँ, मैं ना आपका वेसल बन जाता हूँ और अपने बेटे को के साथ साथ जो 500 सोल्जर हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। फिर एक और बैटल होती है बैटल ऑफ सूरजगढ़, क्योंकि शेर शाह को भी क्या लग रहा था, धीरे धीरे अपने पावर को राइज करना था उसे भी। तो वो एक और बैटल करता है 1534 में, जिसे हम जानते हैं बैटल ऑफ सूरजगढ़ के नाम से। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछी गई है बैटल ऑफ सूरजगढ़। तो कब हुई थी, तो 1534 में हुई थी। यहाँ पे जो शेर शाह हैं, ये जो एक कैंपेन निकालता है रूलर ऑफ बंगाल के खिलाफ। रूलर ऑफ बंगाल कौन था इस समय यहाँ पर, महमूद शाह 1534 में। तो महमूद शाह के खिलाफ, रूलर ऑफ बंगाल थे ये, इनके खिलाफ जो शेर शाह होता है वो एक कैंपेन लेके चलता है, और यहाँ पर वो जीत जाता है, और उस बदले में उसे 13 लाख दिनार मिलते हैं, और उस समय ये बहुत बड़ी रकम थी। और जब बैटल ऑफ सूरजगढ़ में जीतने के बाद जब उसको ये 13 लाख दिनार मिलती है, उससे वो रिवेंज लेने के लिए खुद को पावरफुल करता है। रिवेंज किससे लेना था, मुगल से लेना था, हुमायूं से लेना था। जैसे कि मैंने आपको बताया चुनर वाले फोर्ट में, वहां पर तो संधि कर ली शेर शाह ने, लेकिन उसको वो बात अभी भी याद थी, ठीक है, कि मुझे इनसे बदला लेना है। तो यहाँ पर बैटल ऑफ सूरजगढ़ में जीतने के बाद जो उसको 13 लाख दिनार मिलते हैं, वो उनको बहुत ही अच्छे से यूज करता है मुगल्स के खिलाफ। फिर होती है बैटल ऑफ चौसा। हुमायूं के लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है कि जो बैटल ऑफ चौसा है वो उसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। हुई कब थी ये, 26 जून 1539 को जो बैटल है ऑफ चौसा हुई थी। किसके बीच में हुई थी, हुमायूं के बीच में हुई थी और शेर शाह के बीच में हुई थी। तो देखिए हुमायूं ने डिसाइड किया था वो बंगाल को जीतेंगे। मैंने आपसे कहा था कि जिसका भी नॉर्दर्न इंडिया में कंट्रोल होता है वो सबसे पहले कोशिश करता है कि बंगाल को जीते और इधर गुजरात को जीते, क्योंकि अगर ये दोनों उसके कंट्रोल में आ गए तो समझो जो नॉर्दर्न इंडिया की तरफ से वो पूरा सिक्योर हो गया। तो जैसे ही वो जो चुनर फोर्ट होता है उसको कैप्चर करने के बाद अब जो हुमायूं है वो सोचता है कि मुझे बंगाल जाना है, बंगाल की तरफ अपना जो एक्सपेडिशन है वो चालू करना है। हुमायूं जब बंगाल की तरफ जाता है एंड डिफीटेड जलाल खान सन ऑफ शेर खान, और बंगाल में जब वो जाता है तो कौन होता है वहाँ पर, नुसरत शाह होता है। मैंने आपको बताया था, जिसके पास जलाल खान का जो जलाल खान है, बहार खान लोहानी का जो बेटा है जलाल खान, वो जाता है नुसरत शाह के पास। तो जब ये वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर सबसे पहले तो ये जो हुमायूं होता है वो जलाल खान को हरा देता है, ठीक है ना, जो जो बेटा होता है शेर खान का, ठीक है। और उसके बाद सॉरी ये शेर खान, ये गलत है, ठीक है, ये बेटा होता है बाहर खान लोहानी का, ठीक है, जिसकी मैंने आपको स्टोरी बताई है। उसके बाद हुमायूं है ना वो बिजी हो जाता है बंगाल में। जो शेर खान है ना वो क्या करता है, इसको ना बाकी चीज़ों में लगा देता है। जैसे कि मैंने आपको हुमायूं के लेक्चर में बताया था कि बड़ा ही पीने का बड़ा शौकीन था ये, ठीक है, इसको डांसेस का बहुत शौक था। तो इस तरह से जो शेर खान होता है वो इसको उन कामों में लगा देता है, और कहीं ना कहीं जो हुमायूं होता है वो अपने मोटिव से थोड़ा भटक जाता है, वो अपने अय्याशियों में लग जाता है। तो जब तक शेर खान को टाइम मिल जाता है अपनी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने का। अब उसके बाद आफ्टर कैप्चरिंग बंगाल हुमायूं रिटर्न टुवर्ड्स आगरा। अब जैसे ही हुमायूं ने बंगाल को कैप्चर कर लिया अब वो वापस आता है आगरा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हुमायूं के दिमाग में यहाँ बिहार को भी जीतने का प्लान होता है। Afghan forces of Sher Khan has already occupied Munger and had imprisoned its Mughal governor खाने खाना दिलावर खान। अब देखिए जो अफगान फोर्सेस है वो भी पूरे मूड में थी, क्योंकि उनको पता था आज ना तो कल ये हुमायूं हम पर भी अटैक करेगा, तो क्यों ना आज ही सामना कर लें। तो जो अफगान की जो फोर्सेस थी शेर खान के अंडर रह के उन्होंने पहले से ही मुंगेर को भी कैप्चर कर लिया था, और साथ में जो हुमायूं का गवर्नर था खाने खाना दिलवर खान, ठीक है ना, दिलावर खान, इसको भी क्या कर लिया, इम्प्रिजन कर लिया, इसको भी जेल में डाल लिया। अब हुमायूं की और शेर खान की जो फोर्स होती हैं, शेर शाह की जो फोर्स होती हैं, वो आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं, और वो जगह कौन सी होती है, वो जगह होती है चौसा, ठीक है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे होती है। ये पीछे का पूरा बैकग्राउंड है जो मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या हुआ। उसके बाद जब ये दोनों फोर्सेज होती है एक दूसरे के सामने खड़ी होती है, तो कम से कम ये कोई बैटल ये 2-4 दिन में खत्म नहीं हो गई, बल्कि पूरे 3 महीने तक आमने सामने खड़े रहते हैं एक दूसरे के, लेकिन कोई किसी पर अटैक नहीं करता। क्योंकि यहाँ पर शेर शाह सूरी को पता था कि वो उसने लोकेशन इस तरह से सेट कर दी थी, वो खुद थोड़े हाई लैंड वाले पार्ट पे खड़ा था, और जो हुमायूं की जो सेना थी उसको लो लैंड वाला पार्ट दे रखा था। अब हुमायूं को तो पता नहीं था कि भाई इंडिया का मानसून कब आता है, मानसून आएगा तो रिवर्स में फ्लड आ सकते हैं, फ्लड आएगी तो ज़्यादा हानि किसे पहुंचेगी, जो लो लैंड वाले एरिया पे, क्योंकि पानी तो वहीं भर जाएगा। शेर शाह तो पहले से अपनी फौज को लेकर ऊपर खड़ा हुआ है, तो इसलिए शेर शाह कोई अटैक ही नहीं करता है। उसे तो पता था अभी कुछ टाइम बाद बारिश आएगी 1-2 महीने में, और ये बिना मारे ही जिनकी सेना है इसकी पहले से यहाँ पर हालत खराब हो जाएगी। अब वो वही होता है, रेंज शुरू होती है, मुगल आर्मी के जो कैंप है वो
बाढ़ में बह जाते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाता है जो शेर खान होता है वो उस फ़ायदा उठाता है। एक तो पहले से जो मुगल है उनकी हालत ख़राब हो गई बारिश की वजह से, फ्लड की वजह से, और उसी का मौका देखते हुए जो शेर खान होता है अब वो उन पर सरप्राइजिंगली अटैक करता है मुगल की आर्मी पे। ठीक है, तीनों डायरेक्शन से अटैक करवाता है और इसी वजह से जो यहाँ मुगल आर्मी होती है पूरी तरह से यहाँ पर हार जाती है और हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है। ठीक है, और अब वो पहुंचता है, हुमायूं आगरा पहुंच जाता है। शेर खान अपने आप को डिक्लेयर कर देता है इस बैटल के बाद सुल्तान। ठीक है, शेर खान देन मार्च टू बंगाल एंड ब्रॉट बिहार एंड बंगाल अंडर दिस कंट्रोल। बंगाल को तो जीत कर ही आया था हुमायूं, है ना, लेकिन अब शेर खान हुमायूं को हरा देता है तो उसको डर तो बचता ही नहीं है। वो कहता है मैंने इसी को हरा दिया जो बंगाल जीत कर आया, तो अब तो बंगाल ही मेरा है। और वो बंगाल की तरफ जाना शुरू कर देता है शेर खान, और वहाँ पर बंगाल और बिहार सबको अपने कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है, अब ये जो बैटल है, बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हम कहेंगे जो शेर शाह था वो हुमायूं को पूरी तरह से भारत से खदेड़ के बाहर कर देता है बिल्कुल, और खुद को यहाँ का सुल्तान या हम कहेंगे यहाँ का जो किंग है वो प्रोक्लेम कर देता है, घोषणा कर देता है ऐसी कि अब जो मुगल डायनेस्टी है उसका हुआ एंड और अब शुरू होगी सुर डायनेस्टी। तो यह जो हुमायूं है वो अपने तीनों भाइयों को, अक्षरिय जो हिंडल है उनके साथ वो बार बार कोशिश करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया उसके भाई कभी भी उसका साथ नहीं देते थे, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती अपने जो भाई भाई हैं उनको एक कोशिश करता है वो, ठीक है, उनको ले जाता है। लेकिन उसके भाई कोई ज़्यादा, मैंने कहा, कोई बहुत ज़्यादा एफिशिएंट या कैपेबल रूलर नहीं थे और ना उनको कोई ऐसा मन था कि हुमायूं को साथ दें। तो वो चलते हैं शेर खान पर अटैक करने के लिए बैटल ऑफ कन्नौज में 1540 में। ठीक है, ये जो जगह है बैटल ऑफ कन्नौज ये 250 किलोमीटर्स है। आगरा की तरफ आप जाओगे तो उसके ईस्ट में 240 किलोमीटर्स की दूरी पे आपको कन्नौज दिखाई देगा। तो वहाँ पर बैटल होती है 17 मई 1540 हुमायूं और शेर शाह के बीच में। अब जो अफगान्स हैं वर एबल टू स्कैटर द मुगल आर्मी विच वर बाय पैनिक फ्लड इन अ कन्फ्यूजन। तो जैसे कि मैंने कहा जो हुमायूं की आर्मी थी वो अभी यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, खासकर जो हुमायूं था वो खुद उनका मास्टर ऐसा था जिसको इंडिया के बारे में ज़्यादा नॉलेज ही नहीं थी, तो इसीलिए जो उनकी आर्मी है यहाँ पर पूरी तरह से कन्फ्यूज रहती है। और जो शेर खान की आर्मी होती है वो कोई ऐसी कोई कमी भी नहीं छोड़ती कि उनकी आर्मी कन्फ्यूज ना हो। वो मतलब बड़ी अच्छी सी वो एक दिमाग लगा के उनकी आर्मी को कंफ्यूज कर देते हैं। अब यहाँ पर भी क्या होता है, उनकी जो आर्मी होती है वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। कुछ लोग तो अपनी जान बचा के ऐसे ही भाग जाते हैं कि मारे तो फिर भी जाएंगे और जीतने तो है नहीं, तो यहाँ से भाग निकलते हैं। और उसी चक्कर में जो हुमायूं होता है उसको भी अपनी जान बचा के यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन हुमायूं क्या कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें दिल्ली और आगरा दे देता हूँ। शेर शाह से बोलता है ठीक है तुम दिल्ली और आगरा ले लो लेकिन तुम मुझे पंजाब दे दो। अब भाई शेर शाह की बात क्यों सुनेगा, उसको तो पता है कि मैं तो इससे दिल्ली भी ले लूंगा, आगरा भी ले लूंगा, पंजाब भी ले लूंगा। एक हारा हुआ राजा है तो मैं क्यों मानूं उसकी बात। तो इसीलिए वो हुमायूं की इस बात को भी नहीं मानता और उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। शेर खान यहाँ पर इस बैटल के बाद, बैटल ऑफ कन्नौज के बाद, टाइटल लेता है शेर शाह का। ठीक है, अभी तक उसे शेर खान के नाम से जाना जाता था लेकिन अब वो टाइटल लेता है शेर शाह का। एंड फाउंड सेकेंड अफगान रूलर ऑन दिल्ली थ्रोन। ठीक है, और उसको अपने आप को डिक्लेयर कर देता है कि अब से दिल्ली थ्रोन पर किसका कब्जा है, अफगान रूल का है। ठीक है, फिर से अफगान रूल आ गया और मुगल डायनेस्टी को यहाँ से भगा दिया। ठीक है, शेर खान, शायद मैंने आपको बता दिया कि शेर खान को जो फरीद है उसको शेर खान का टाइटल मिला था क्योंकि उसको ये टाइटल देने वाले कौन थे, बहार खान लोहानी थे जो साउथ के बिहार के मास्टर थे, जिनकी वाइफ से वो बाद में चल के शादी भी करता है क्योंकि इसने एक शेर को का शिकार किया था। तो इसीलिए बहार खान लोहानी फरीद को नाम देते हैं शेर खान। अब आगे देखिए ये और भी कैंपेन होते हैं इसके 1541 में। ये जो खोखर ट्राइब होती है ये ना मुगल की बड़ी, हम कहेंगे बड़ी लॉयल ट्राइब होती है, पाकिस्तान में प्रेजेंट थी उस टाइम पे ये। तो ये जो खोखर ट्राइब है ये मुगल्स को बड़ा सपोर्ट करती थी, तो इसलिए सबसे पहले तो जो शेर शाह होता है वो इसी ट्राइब को हटाता है। फिर आगे चल के 1542 में बंगाल रिवोल्ट होता है जहाँ पर खिजर खान के खिलाफ होता है। फिर मालवा में भी अटैक करता है ये, है ना। उसके बाद फिर ग्वालियर में अटैक करता है और कलिंजर में अटैक करता है और सब एरिया को धीरे धीरे करके अपने एरियाज में मिलाता हुआ चलता है। डेथ की बात करें, शेर शाह दैट अटैक एंड लेट सीज ऑफ द फोर्ट ऑफ कलिंजर। अब देखिए अब जो इसका शेर शाह का जो नेक्स्ट मूव था वो था कलिंजर फोर्ट की तरफ, क्योंकि कलिंजर फोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट था कलिंजर, बड़ा इंपॉर्टेंट था वो। तो जिसका कलिंजर फोर्ट पे मान के चलो कब्जा हो गया तो मतलब एक बहुत ही हम कहेंगे सिक्योर जगह उसे मिल गई। इन 1544 में अब उसका जो निशाना था शेर शाह का वो था कलिंजर की तरफ। 7 मंथ तक वो उस फोर्ट को कैप्चर करके रखता है। ठीक है, मतलब सॉरी उसके आसपास रहता है उसे कैप्चर करने के मूड से, लेकिन वो उस पर कामयाब नहीं हो जाता। कलिंजर वाले फोर्ट को वो पूरी तरह से सीज करने में कामयाब नहीं हो पाता। ऑन 22 मई 1545 एन अटैम्प्ट वाज मेड टू ब्रीच द वॉल ऑफ द फोर्ट बाय द आर्टिलरी। अब ये परेशान हो जाता है कि भाई इतना टाइम हो गया, 7 महीने गुजर गए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। अब वो क्या शुरू करता है, जो आर्टिलरी का यूज़ करता है तो वो चलाने शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो जो एक्सप्लोजन होता है वो शेर शाह के साथ ही हो जाता है। और उसमें जो शेर शाह होता है, जो बमबारी होती है उसमें जो शेर शाह होता है वो पूरी तरह से, मतलब हम कहते हैं वो काफ़ी सीरियसली बर्न हो जाता है। ठीक है ना, जल जाता है वो। अब इस वजह से जो शेर शाह होता है उसकी हो जाती है डेथ।
हालांकि जिस समय शेरशाह मरता है उसी शाम जो कलिंजर का जो फोर्ट होता है वो अफगान रूलर्स को मिल जाता है, मतलब वो जीत जाता है, लेकिन शेर खान जब तक मर चुका होता है वो उस चीज़ को नहीं देख पाता। शेरशाह के मरने के बाद उसी का बेटा होता है वो आता है इस्लाम शाह, रूलर बनता है 1545 से 1553 तक, जैसे ही शेरशाह की डेथ हो जाती है। उसके बाद जो इस्लाम शाह है इसकी डेथ के बाद फिर एक और रूलर होता है सिकंदर सुर, ठीक है, वो रूल करता है। और ये सिकंदर सुर ही होता है जिस टाइम पे हुमायूं फिर वापस भारत में आता है और फिर से जो सुर डायनेस्टी है उसको हटा के मुगल डायनेस्टी की नींव रखता है, क्योंकि जो सिकंदर सुर था ये इतना ज़्यादा हम कहेंगे एफिशिएंट नहीं था जो ये हुमायूं को रोक पाता, और इसी बात का फ़ायदा उठाता है हुमायूं और वापस से भारत में आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको उसकी डेथ के बारे में बता दिया। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था। देखिए 4 बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स रखे थे जो 4 अलग अलग चीज़ों को उस समय देखते थे। एक था दीवान वजारत, जिसे हम बोलते हैं दीवान वजीर भी, जो सारा काम देखता था रिवेन्यू और जो फिनेंस था उससे जुड़ा हुआ। एक था दीवान अर्ज जो कि इंचार्ज थे आर्मी के, ठीक है। एक है दीवान रिसालत जो फॉरेन मिनिस्टर थे, और दीवान इंशा जो मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन थे, ठीक है। तो ये 4 बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी उस समय, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा हम कहेंगे यूनिट थी ये 4, जो कि पूरे सिस्टम को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करके और बहुत ही अच्छे से मैनेज करके उसको चला रही थी। उसके बाद है कि इसने अपने पूरे एम्पायर को 47 डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया था, और उन 47 डिवीजन को बोलते थे सरकार, ठीक है। फिर उन सरकार को फिर आगे चल के डिवाइड कर दिया था किसमें, स्मॉलर स्मॉलर यूनिट्स में, और उन स्मॉलर यूनिट्स को बोलते थे परगना, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी यूनिट है उनको सरकार, और उन यूनिट्स को भी फिर आगे और यूनिट्स में तोड़ा गया, उनको बोलते थे फरगना, ठीक है। हर सरकार में अपनी फरगना होती थी, तो मैंने बताया एक सरकार है तो उसमें छोटी छोटी ये फरगना, ठीक है। और उसमें कुछ ऑफिसर्स होते थे जो कि सब काम को देखते थे, जिनमें से एक ऑफिसर होता था सिकदार, जिसे बोलते थे मिलिट्री ऑफिसर। लैंड रिवेन्यू का जो ऑफिसर है जो सारा लैंड रिवेन्यू वाला काम देखता था उसे बोलते थे आमिन। जो ट्रेजरर होता था जो खजाने की देखभाल करता था वो फोटेदार, ठीक है। और जो अकाउंटेंट होता था उसको बोलते थे कारकुन। तो ये आपको याद रखना है कि जो मिलिट्री ऑफिसर था उन्हें शिकदार बोलते थे, आमिन लैंड रिवेन्यू वाला, ठीक है, फोटेदार जो कि ट्रेजरर था, और जो काराकुन से वो अकाउंटेंट। तो इस तरह से उसने सरकार को फरगना में बांट किया, और फिर फरगना में इस तरह से जो 4 इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर्स थे उनको छोड़ रखा था। मिलिट्री ऑफिसर शिकदार हो गया, लैंड रिवेन्यू अमीन हो गया, ट्रेजरी फोटेदार हो गया, और अकाउंटेंट कुरकुन, ठीक है ना, सॉरी कारकुन। आगे चल के फिर कुछ लैंड रिफॉर्म्स जो इसके टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रही हैं, लैंड रिफॉर्म्स और रिवेन्यू। इसने सबसे पहले तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी उनको इकताज में बांट दिया। मेजरमेंट के लिए कुछ यूनिट्स बनाई, जैसे कि गज ए सिकंदरी और साने दांदी, ठीक है ना। तो ये कुछ बनाई, ज़मीन को नापने के लिए कुछ मेजरमेंट्स तैयार करवाए। अंडर शेर शाह लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसका शेर शाह के अंडर जो लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज था, इतना ज़्यादा अच्छे से चला रखा था कि आगे चल के जब अकबर आता है तो वो भी इसी के पैटर्न को फॉलो करता है। इसने लैंड सर्वे करवाना शुरू करा, और साथ में ये भी करवाया कि जितनी भी जो कल्टिवेबल लैंड थी जहाँ पर खेती बाड़ी होती थी उनको 3 क्लास में डिवाइड करवाया, गुड, मिडिल और बैड, कि कौन सी अच्छी है, कौन सी बहुत अच्छी है और कौन सी थोड़ी बेकार है। जो स्टेट शेयर थी उसमें बताया कि आप जो भी प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, उसका 1/3 जाएगा किसके पास, स्टेट के पास, ठीक है, किंग के पास आएगा। वो या तो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है या आप डायरेक्टली क्रॉप्स दे दो। पीजेंट को पे करना होता था, अलग से कुछ टैक्सेस होते थे जो उनको पे करने होते थे, क्योंकि एक तो ये सर्वे करवाता था तो उस सर्वे के भी कुछ लोगों से पैसे लेता था, ठीक है, इसको बोलते थे जरीबाना, ठीक है। उसके बाद टैक्स कलेक्शन करता था ये कुछ और, ठीक है, उसको बोलते थे जो सिलाना, ठीक है, मुहा सिलाना, ठीक है। द रेट ऑफ दिस चार्जेस वर 2.5%। तो ये जो पेड जरीमाना था, सर्वे चार्ज था, ये 2.5% था, और जो ये टैक्स कलेक्शन था ये 5% था, ठीक है। तो इस तरह से कुछ और टैक्स भी लेता था जो ये लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा था उसके नाम पर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो द ओल्ड फोर्ट कॉल्ड द पुराना किला एंड इट्स मॉस्क्यू वॉज बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो अपने टाइम पे एक तो ये पुराना किला बनवाता है और एक मॉस्क्यू बनवाता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसने एक मकबरा बनवाया था सासाराम में, ठीक है, विच इज कंसिडर एज वन ऑफ द मास्टर पीस ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर। तो इंडिया की जो हम कह सकते हैं आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अद्भुत हम कहेंगे उसे इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है, जो कि एक मकबरा बनवाया था इसमें सासाराम का। कहते हैं ताजमहल को जितना खूबसूरत है ये। शेर शाह हैज़ ऑल्सो डेवलप द कम्युनिकेशन। तो इसने रोड्स भी बनवाई, उस समय इसने इंपॉर्टेंट हाईवेज बनवाए थे, जिनमें से एक तो है जीटी रोड, ठीक है, जो सोनगांव से सिंध तक जाता है। एक है आगरा टू बहरमपुर, फिर है जोधपुर टू चित्तौड़, उसके बाद है फिर लाहौर टू मुल्तान। तो ये 4 इसने बड़े बड़े हाईवेज रोड्स बनवाई, जैसे कि आजकल बनी होती है ना, तो ऐसे इसने रूट बनवाई है। कॉइनेज की बात करें तो इसने एक ट्राई मेटलिज्म करके एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जो यहाँ तक कि मुगल्स के टाइम तक भी यूज़ हुआ।
एक सिल्वर कॉइन बनवाया इसने जिसको कहा गया रुपया, और ये मान के चलिए कि आज भी जो रुपया है उसको हम अपनी नेशनल करेंसी के तौर पे यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उसकी शुरुआत थी वो शेर शाह ने की थी, ठीक है। और आगे चल के ये रुपया ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है, श्रीलंका, ये जो बाकी जितनी भी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सब जगह अब ये रुपया ही यूज़ होता है। उस समय ये जो रुपया था ये एक सिल्वर कॉइन की तरह होता था और इसका 180 ग्रेन, ठीक है, 180 ग्रेन का होता था ये सिल्वर कॉइन जिसको रुपया बोलते थे। इसने कुछ कॉपर के जो कॉइन्स थे उनको भी इंट्रोड्यूस किया जिनको बोला जाता था दाम या फिर हाफ दाम या फिर क्वार्टर दाम, ठीक है। तो ये इसके कुछ काम थे। शेर शाह के रूल की बात करें तो कहते हैं कि वैसे तो ये एक मुस्लिम था लेकिन कभी भी इसने किसी और को और मतलब ये नहीं कहा कि मैं मुस्लिम हूँ तो आपको भी क्या करना है, मुस्लिम धर्म को अपनाना, या उसको किसी को फोर्सफुली इसने अडॉप्ट करवाया, नहीं, ठीक है। टॉलरेंट था, सब रिलीजन्स के लिए टॉलरेंट था। इसके कोर्ट में बहुत सारे हिंदू ऑफिसर्स भी थे, जो हिंदू थे उनको इसने इंपॉर्टेंट पोजीशन दी हुई थी अपने कोर्ट के अंदर। यहाँ तक कि जो मलिक महमूद जैसी थे वो इसी की कोर्ट में थे। शेर शाह के टाइम पे थे ये मलिक महमूद जैसी जो इसी के कोर्ट में थे। इन्होंने ही पद्मावत को लिखा था। पद्मावत आपको पता है ना, जो पद्मावती की स्टोरी थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, और ये स्टोरी बहुत पुरानी थी, कम से कम 1320 के आसपास की स्टोरी थी। अब तक तो खिलजी डायनेस्टी का बिल्कुल एंड भी हो चुका था, लेकिन उस स्टोरी को, उस पद्मावत को लिखा किस कब गया, शेर शाह के टाइम पे, शेर शाह के कोर्ट में। और शेर शाह के कोर्ट में जो पोइट थे, ऑथर थे सॉरी, मलिक महमूद जैसी, उन्होंने ही इस पद्मावत को लिखा था ड्यूरिंग द रूल ऑफ शेर शाह। इन 1545 शेर शाह की जब डेथ होती है, उनके सक्सेसर आते हैं, वो 1555 तक रूल करते हैं। और उसके बाद जो हुमायूं होता है अगेन रिकॉन्क्वायर्ड द इंडिया, ठीक है, वो वापस से इंडिया को रिकॉन्क्वायर कर लेता है, क्योंकि जो सिकंदर सूरी होता है वो इतना ज़्यादा हम कहेंगे एफिशिएंट नहीं होता जो वो हुमायूं को रोक पाता। और ऊपर से जो हुमायूं था वो इस बार पूरी तैयारी के साथ आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा जो लेक्चर है वो समझा दिया है, ठीक है। इस तरह से जो शेर शाह की जो डायनेस्टी होती है, सुर डायनेस्टी, वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है 15 सालों के रूल के बाद ही, और वापस से फिर कौन आ जाता है पावर में, मुगल्स आ जाते हैं। तो जितना भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था मैंने एक एक चीज़ कवर करने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।